Hello friends, a very good afternoon to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का सफलता बैच में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आपकी विज्ञान विषय की क्लास है और आज हमारी विज्ञान की ये 5वीं क्लास होगी और हम बहुत ही लगभग आप ये समझ के चलिए कि इससे लगभग मैं आपको देख करके बताऊंगी कितनी क्लास में आपका आगे का सिलेबस पूरा होने वाला है। तो यानी आज आपकी 5वीं क्लास होगी ये विज्ञान की और यहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ हमने कल छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ते हुए आज के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो कल की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो स्थिर विद्युत आवेश जो आपकी एक यूनिट है उसको हम पढ़ रहे थे और उसी में आपका एक और टॉपिक बच जाता है, उसको आज ख़त्म करते हुए फिर नेक्स्ट यूनिट पर आज चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमारा टॉपिक जो शुरुआत होगा आकाशीय विद्युत। ये आपको एक छोटी सी टर्म दी गई है आपके सिलेबस में, आपकी बुक्स में, तो इसको हम यहाँ से इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी साथ साथ जानते हुए चलेंगे कि आकाशीय विद्युत क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा बारिश के मौसम में आसमान में बिजली चमकती है ना। तो जो बिजली चमकती है जब बादल गरजते हैं तो उसी को हम आकाशीय विद्युत कहते हैं, यानी आकाश में चमकने वाली जो बिजली होती है। ठीक है, आपने बरसात के दिनों में आसमान में बिजली की चकाचौंध कर देने वाली उस रोशनी को देखा होगा, उसे ही हम क्या कह देते हैं, आकाशीय विद्युत कह देते हैं। उसके बाद अगर बात करें पहले बादल गरजते हैं या पहले बिजली चमकती है, तो आपकी क्या राय है कि पहले बादल गरजेंगे फिर बिजली चमकेगी या पहले बिजली चमकेगी उसके बाद आपको बादल के गरजने की आवाज़ सुनेगी। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा फैक्ट है, ठीक है, जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि पहले बिजली चमकेगी या बादल गरजेंगे। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि आप क्या समझते हैं कि पहले बादल गरजेंगे फिर बिजली चमकेगी या पहले बिजली चमकती है और उसके बाद बादल गरजते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखेंगे कि फैक्ट क्या है वो। देखिए दोस्तों, पहले गरजते हैं बादल, ठीक है, पहले बादल गरजते हैं और फिर बिजली चमकती है, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए हमें बिजली की चमक क्या होती है, पहले दिखाई देती है और हमें लगता है कि बिजली पहले चमकती है और जो वो आवाज़ आती है ना कड़कने की बिजली की, ठीक है, बादल गरजने की जो आवाज़ आती है वो बाद में आती है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश का वेग होता है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, तो इसीलिए हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी जो आप कह सकते हैं कि ध्वनि है या बादल के गरजने की जो आवाज़ है वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो ये एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस समझना है, इसमें से ऐसी याद करने वाली बात कुछ भी नहीं है, आपको समझना है। आकाशीय विद्युत क्या है आप अपने शब्दों में बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको बुकिश लैंग्वेज इस तरीके से याद करने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आप अपने शब्दों में बिल्कुल लिख पाएंगे। आकाशीय विद्युत क्या है भाई, बरसात के दिनों में जो आसमान में बिजली चमकती है उसको ही हम क्या कहते हैं, आकाशीय विद्युत कहते हैं। और बादल पहले गरजेंगे कि बिजली चमकेगी, तो पहले बादल गरजेंगे उसके बाद बिजली चमकेगी, क्योंकि प्रकाश, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश का वेग जो है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, जिसकी वजह से हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करेंगे आकाशीय विद्युत से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, कि जो आकाशीय बिजली होती है, बिजली की चमक होती है, वो आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, कि उस स्थान पर बिजली गिर गई है ना, बिजली गिरने से एक इंसान की मौत, एक जानवर की मौत, इस तरीके से, यानी उसकी गिरने से वही प्रभाव तो होता है, क्योंकि इतने ऊपर से जब आप कह सकते हैं कि बादल गरजते हैं और वो जो बिजली होती है वो गिरती है ज़मीन पर, तो ज़मीन पर बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है, यानी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो पहुंचाएगी ही। लेकिन उसके बचाव के लिए क्या कोई उपाय है, क्या हम कुछ ऐसा उपाय अपना सकते हैं कि जिससे उसका बचाव किया जा सके, अपने भवन का, अपने आपका, ठीक है, अपने घरों का, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें होती है, अगर उस पर बिजली गिर जाए तो वो पूरी तहस नहस हो जाएगी, ठीक है, तो हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आकाशीय विद्युत से बचाव के लिए एक धातु की छड़ को क्या किया जाता है, जो घर होता है या भवन होता है, इमारत होती है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है और उस तार के निचले सिरे को, ठीक है, उस जो छड़ लगाई जाती है भवन के ऊपर, उस धातु की छड़ को एक तार के साथ जोड़ दिया जाता है, उस तार को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो आकाशीय विद्युत होती है
उससे बचाव किया जा सकता है उस इमारत का। वो इमारत पर गिरने के बजाय वो बिजली फिर उधर जहाँ हमने वो तार को गाड़ा हुआ होता है दूर जा करके, ठीक है, उस खाली स्थान पर वो गिर जाती है अगर वो उस घर के ऊपर गिरनी होती है। तो इस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, आपने कभी नोटिस की हुई हो अगर ये चीज़, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, टावर्स है, और अगर बात करें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर आपने देखा होगा एक ऐसे एक रोड सी खड़ी होती है ना, आपने नोटिस किया होगा कॉलेजों के ऊपर ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर नहीं आपने नोटिस किया है तो आप करिएगा, कभी अगर बाहर निकलेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ठीक है, आपको देखना है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरीके से एक रोड लगा दी जाती है, उनकी छत पे ऐसे एक रोड लगी होती है, तो वो उसी लिए लगाई जाती है। उस रोड से एक तार जा करके फिर वो कहीं अलग ज़मीन में ऐसे गाड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो भवन पर गिरने की आशंका होती है बिजली की, वो ख़त्म हो जाती है या लगभग कम हो जाती है, ठीक है। तो कुछ हद तक इस तरह से बचाव किया जा सकता है आकाशीय विद्युत से। क्लियर? तो बहुत अच्छे समझ में आया दोस्तों। जो आकाशीय विद्युत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये इसके बचाव के का जो तरीका था ये किसने बताया था, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तरीका बताया था कि भाई इस तरीके से छड़ को लगा करके ऐसे ज़मीन में ऐसे गाड़ देंगे तो उससे बचा जा सकता है, जिसको इन्होंने नाम दिया था तड़ित चालक, ठीक है। तड़ित चालक, जो ये रोड लगाई छत पर पे, भवन की छत पे जो ये छड़ लगाई, इसको इन्होंने तड़ित चालक नाम दिया। तड़ित का मतलब भी बिजली ही होता है, ठीक है। तड़ित का मतलब क्या होता है? बिजली होता है या विद्युत होता है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसने बताया, ये सुझाव किसने दिया, ये किसने तरीका ये बताया बचाव करने का, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आपको आकाशीय विद्युत बहुत अच्छे समझ में आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम जानेंगे दोस्तों वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज या विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभवांतर, ये नाम थोड़े से ऐसे है, लेकिन विभवांतर का मतलब वोल्टेज होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर आपके घरों में होगा, ठीक है। उसका काम क्या है वही इसमें बताया गया है वोल्ट मीटर का। ये वोल्ट मीटर क्या करता है, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतरों को क्या कहते हैं, विभवांतर या वोल्टता कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसको ही विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। या इसको ऐसे समझिए, ऐसे थोड़ा सा आपको और आसान होगा जानने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। क्या बताया गया है कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक वो जाएगा, उसके बीच में जो कार्य किया गया है, उन दो बिंदुओं के बीच में जो कार्य किया गया है उसको क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार और देखेंगे, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच में, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, ठीक है। विभवांतर, विभवों का अंतर, ठीक है। विभवांतर क्या है, विभवों का अंतर है, यानी दो बिंदुओं के बीच में किया जाने वाला कार्य है। दो बिंदुओं के बीच में किया जाने वाला कार्य या दो विभवों के बीच में किया जाने वाला कार्य ही विभवांतर कहलाता है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अब दोस्तों इसके विद्युत विभवांतर से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है जो पेपर में पूछे जाते हैं कि विभवांतर यानी वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। बहुत आसान है, नाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। विभवांतर आपने समझ लिया वोल्टेज को कहते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। और विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, या वोल्टेज को मापने वाला यंत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर या वोल्ट मापी यंत्र। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो वोल्ट मापी यंत्र, और इंग्लिश में लिखेंगे तो वोल्ट मीटर इसको कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, और उसको मापने वाला जो यंत्र होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्ट मापी यंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोल्ट मापी यंत्र कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको विद्युत विभवांतर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक वोल्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। प्रतिरोध का अगर दोस्तों शाब्दिक अर्थ देखें हम, ये होता है रोकना,
ठीक है, रोकना या अवरोध पैदा करना। तो कहाँ ये यहाँ इसमें इस चैप्टर में इसका क्या संबंध है, तो चलिए देखते हैं। ये चालक का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहा गया है कि चालक का ये एक गुण होता है जिसके कारण जो उसमें बिजली प्रवाहित हो रही है, चार्ज प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने का या उसमें अवरोध पैदा करने का जो गुण है उसको ही हम प्रतिरोध कहेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आया कि चालक का ये एक गुण होता है जो उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको रोकने का ये गुण होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से, और ये यहाँ ये जो आप देखिए इधर से करंट फ्लो होके आ रहा है, उसको ऐसे जाना है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से इसमें रुकावट आ रही है, ठीक है, अवरोध पैदा हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी आप गति भी कम हो जाती है। तो ये अवरोध होता है, रेजिस्टेंस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये एक चिन्ह होता है किसका, अवरोध का, रेजिस्टेंस का। और आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा जाता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, जिसको हम ओम कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। और ओम जो है वो ग्रीक भाषा के ओमेगा शब्द से बना है, ठीक है, ओमेगा। और जो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ओम का चिन्ह कैसा होगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे, ये ओम का चिन्ह है। और ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो दोस्तों आपने जाना प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब दोस्तों हम एक फॉर्मूला जानेंगे, ये है, अगर चालक का प्रतिरोध हमें निकालना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर बटे धारा। विभवांतर मतलब वोल्टेज और धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिक करंट अगर हम रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका प्रतिरोध कितना है, उसका विभवांतर यानी कितना अवरोध उसमें उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, वो निकल करके आ जाएगा चालक का प्रतिरोध। अब जैसे इस फॉर्मूले पर मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 6 वोल्ट तथा उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा, यानी चालक का प्रतिरोध कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रतिरोध पता होना चाहिए क्या है। तो प्रतिरोध मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया कि ये एक क्या होता है, ये एक गुण होता है चालक का, जो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश है उसमें अवरोध पैदा करने का या अवरोध उत्पन्न करने का ये गुण होता है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि इसमें हमें क्या क्या निकालना है, चालक का प्रतिरोध निकालना है। ये लिखा है ना, चालक का प्रतिरोध कितना होगा, तो हमें निकालना क्या है, इसमें चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, विभवांतर यानी वोल्टेज, ठीक है, जिसको हम V से डिनोट करेंगे, अपॉन इसमें विद्युत धारा, ठीक है, अपॉन विद्युत धारा जिसको हम I से डिनोट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। विभवांतर यानी वोल्टेज यहाँ कितनी दी गई है, ये रहा, विभवांतर कितनी है, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट। उसके बाद हमें नीचे क्या लिखनी है, धारा लिखनी है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब हमें क्या निकालना है, चालक का प्रतिरोध। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा इसको काटने के बाद, ठीक है, 3। और जो हम आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध को डिनोट किससे करते हैं, ओम से, ठीक है। तो 3 ओम जो है इसका क्या आ जाएगा, चालक का प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है, चालक का प्रतिरोध आ जाएगा कितना, 3 ओम या 3 ओम आ जाएगा। ओम से क्यों डिनोट किया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चालक का प्रतिरोध आ गया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
3 ओम। ठीक है, ऐसे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे किया मैंने क्वेश्चन। आपको वैल्यूज दी ही गई थी और सिर्फ कैलकुलेट करना था। हालांकि आपके पेपर में इस तरह का न्यूमेरिकल कोई नहीं आया, लेकिन आपको पता चल गया, इससे ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोध को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। हमने आकाशीय विद्युत के बारे में बात करी, हमने उसके बाद विभवांतर के बारे में बात करी, उसके बाद प्रतिरोध के बारे में बात की। अब हम प्रतिरोध क्षमता के उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी धातुएं हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और कौन कौन सी धातुएं ऐसी है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। कई बार ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, कि किसकी कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों तांबा हो गया, चांदी होगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी, पीतल हो गया, ये क्या है, ये सभी ऐसी धातुएं हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। कैसी होती है? बहुत कम होती है। और कुछ ये आप कह सकते हैं कि जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ये मिश्रित धातुएं भी होती है और इनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? कम होती है। तो अगर आपसे यहाँ ऑप्शन में देकर के पूछ लिए जाए कि इनमें से, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता किसकी है, और आपको ऑप्शन में मिले हो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और नाइक्रोम, तो तब आप क्या बताएंगे? नाइक्रोम बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर इनको हमने डिवाइड किया, जिसकी कम है प्रतिरोधक क्षमता और जिसकी ज़्यादा है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं अन्य प्रकार की ऊर्जा का विद्युत रूपांतरण, कि भाई किस किस प्रकार की ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, वो हमने यहाँ पर देखना है। बहुत आसान ये टॉपिक आपका अब आ गया है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना ये है कि अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, कौन कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जो जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहले ही नंबर पर आप देख पा रहे हैं सोलर सेल या सोलर एनर्जी। तो सोलर सेल क्या काम करता है? जो प्रकाशीय ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा होती है, उसका रूपांतरण करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो वही तो यहाँ पूछा गया है कि किस किस से हम अन्य ऊर्जाओं का रूपांतरण कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो हमने देखा सोलर सेल से हम प्रकाशीय ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्टेड करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी आपने देखा होगा कि जो पवन चक्की लगा दी जाती है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए सोलर प्लेट का यूज़ किया जाता है, सोलर सेल का। पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्की लगा दी जाती है, उससे जो गति मिलती है उस चक्की को घूमती है। ठीक है, तो उस गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसको बदला जाता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके माध्यम से? पवन ऊर्जा के माध्यम से। तीसरा है जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा में भी कैसी? उसमें टरबाइंस लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे बांध बना करके उसमें टरबाइंस, बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं पानी के अंदर, और जैसे जैसे पानी की गति होती है उससे क्या होते हैं? वे टरबाइंस ऐसे घूमते हैं। ठीक है, और घूमने से वो क्या करते हैं? फिर विद्युत बनाते हैं, यानी गतिज ऊर्जा से ये भी क्या बनाएंगे? विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा किस किस एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कौन कौन सी ऊर्जा को हम रूपांतरण कर सकते हैं। तो हमने सोलर एनर्जी को रूपांतरण किया। ठीक है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया, गतिज ऊर्जा को, और जल ऊर्जा से भी उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा, तो उससे भी हमने विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना यहाँ सीखा। ठीक, इसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जैसा कि आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब बताइए आप, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? बहुत अच्छे से मैंने आपको अभी अभी बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे यहाँ, है ना। तो बताइए, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो तुरंत आपको इसका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपने सोच लिया होगा, मैं बता देती हूँ, ओम होता है। ठीक है, इसका जो साइन होता है डिनोट करने का वो कैसा होता है? ओम का ऐसा होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आगे हम जानेंगे दोस्तों। अब यूनिट 5 शुरू हो जाती है आपकी, जिसका नाम है चुंबकत्व
चुंबक के गुण, उसके उपयोग, पृथ्वी पर चुंबक का प्रभाव या पृथ्वी पर चुंबकीय व्यवहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुंबक ही देखेंगे, चुंबक क्या होगा, तभी तो उसके गुण जानेंगे। भाई चुंबक के गुण क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चुंबक क्या होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुंबक के बारे में। क्या होती है चुंबक? तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो लोहे को या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं उनको ही हम चुंबक कहते हैं। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, अगर वो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उसको हम क्या कह देते हैं, चुंबक कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से एक बार और समझिए। चुंबक क्या है? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। अब चुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें, चुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बीटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चुंबक पूछेगा तो आपका जवाब ऊपर वाला। ठीक है, जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले वो चुंबक। और चुंबकीय पदार्थ जो आकर्षित होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो दोनों के बीच में आपको अंतर भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लोहा कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीजें समझ में आई। तो अब हम दोस्तों चुंबक के गुण जानेंगे कि चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 बार पूछा गया प्रश्न है, 2018 में भी पूछा है और 2019 में भी, चुंबक के गुण। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, इनके गुण के बारे में, चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है, चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। पहला है दोस्तों आकर्षण का गुण। आकर्षण का गुण मतलब दोस्तों जितने भी लोहा या लोहे से संबंधित या लोहे के से मिलते जुलते जो भी पदार्थ होते हैं तो उन सभी को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो यानी उनके मतलब, इसका मतलब ये है कि चुंबक में आकर्षण का गुण पाया जाता है। और इसी के साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चुंबक में आकर्षण का बल कहाँ होता है अधिकतम, ठीक है, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो अधिकतम कहाँ होती है, तो वो ध्रुवों पर होती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए आकर्षण का गुण होता है, पहला गुण कौन सा है, आकर्षण का गुण। चुंबक में लोहे, इस्पात, स्टील, कोबाल्ट आदि के कणों का तथा धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। जिनमें भी लोहे का थोड़ा बहुत भी मिश्रण होता है उन सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। और दोस्तों चुंबक में ध्रुवों पर अधिकतम होती है ये आकर्षण करने की जो गुण है, वो सबसे ज़्यादा या क्षमता है सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ध्रुवों पर होगी चुंबक के। ध्रुव मतलब कि जैसे ये एक मान के चलिए ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक क्या है, चुंबक है। तो ध्रुव मतलब ये पोल्स, तो जो ये पोल्स है इन पर सबसे ज़्यादा क्या होगी, आप कह सकते हैं क्षमता होगी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की। आकर्षण का गुण हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है, ठीक है। अब दूसरा होता है दोस्तों प्रतिकर्षण का गुण। तो आप सोच रहे होंगे जब आकर्षण का गुण होता है क्या प्रतिकर्षण का गुण भी उसमें मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान के चलिए ये एक क्या है, चुंबक है, ठीक है, ऐसी होती है ना चुंबक। तो ये एक चुंबक है, इधर इसका पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, यानी इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है इसका, इधर साउथ पोल है, ठीक है। अब एक और दूसरी चुंबक है और उसको इसके सामने ऐसे लाया जाता है और इसके सामने भी पॉजिटिव चार्ज वाला पोल इसके सामने किया जाता है, यानी सेम इसके सामने पोल किया जाता है और इनको आपस में एक दूसरे के पास लाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि जब सेम पोल एक दूसरे के सामने लाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को दूर फेंकेगी। आपने देखा होगा चुंबक में जब सेम पोल को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो दूर फेंकता है ना, दूर फेंकता है ना। तो इस वजह से ये प्रतिकर्षण का गुण होता है। और अगर हम इसी के जगह हम इसकी तरफ दूसरा पोल लेकर के आए, यानी एक तरफ इसमें नेगेटिव हो इधर पॉजिटिव हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, फिर ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम पोल है तो फिर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर फेंकते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है।
और बाकी एक और इसका आप कह सकते हैं कि जैसे एक और बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल की तरह ये करके दिखाया गया है। यहाँ बताया गया है कि यदि किसी छड़ चुंबक को यानी चुंबक से बनी छड़ को धागे से बांधकर मुक्त रूप से लटका दिया जाए तो स्थिर होने पर क्या होगी, उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर हो जाता है। ठीक है, यदि हम किसी चुंबक की छड़ को लटकाते हैं, आपने देखा होगा कि जो वो कांटा आता है ना जिस पर अनाज वगैरह तोलते हैं, आप सभी ने देखा होगा, आई होप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो कांटे में जो सुई होती है, ठीक है, वो चुंबक की होती है। आप ये ऐसा मान करके चलिए। ठीक है, मान लीजिए वो चुंबक की सुई होती है, वो हमेशा नॉर्मल होने पर ऐसी रहती है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई प्रेशर ना लगे, यानी मुक्त अवस्था में वो कैसे रहती है, एक सिरा तो उसका नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा, उत्तर में रहेगा, और एक दक्षिण में रहेगा। यानी स्थिर होने पर वो कैसा होता है, उसका एक सिरा उत्तर में चला जाता है और दूसरा दक्षिण में होता है, अगर उसे मुक्त रूप से लटकाया जाए बिना किसी बर्डन डाले उस पर। तो ये इसका यहाँ प्रतिकर्षण का गुण दिखा रहा है। इसके बाद बात करें ध्रुवों पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्या ध्रुवों में आकर्षण ज़्यादा होता है या प्रतिकर्षण होता है, ये तीसरी इसकी आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। तो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया था एग्जाम्पल दे करके। और दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर असमान ध्रुव है तो आकर्षित करेंगे, और समान ध्रुव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद चौथी इसकी प्रॉपर्टी है, चौथा गुण क्या है, चुंबकीय ध्रुवों का संयोग। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो चौथा गुण जो है, चौथी प्रॉपर्टी जो है, चुंबकीय ध्रुवों का संयोग, यानी मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो मैग्नेटिक पोल्स है वो हमेशा पेयर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक दूसरा साउथ पोल। ठीक है, तो ये हमेशा आपको पोल्स जो है वो पेयर्स में ही मिलेंगे। एक अकेले पोल का या एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं। ये आपस में अगर इन्हें तोड़ भी देना, अगर मान लीजिए कि एक चुंबक है, आपने यहाँ से बीच में से इसको तोड़ दिया, तो फिर क्या ये एक अकेला नॉर्थ पोल रह जाएगा? नहीं नहीं, इसके साथ जो ये जहाँ से ये टूटी है ना, यहाँ पर इसका साउथ पोल हो जाएगा। आप इसको कितना भी छोटा तोड़ ले, ठीक है, लेकिन इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा रहेगा। आप इसका इतना छोटा सा पीस कर दे तो इधर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल इसका फिर भी रहेगा। ठीक है, कितना भी छोटा आप इसका टुकड़े कर ले। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो संयोग में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं, वे अकेले अकेले नहीं होते। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक के ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है, पुनः चुंबक बन जाते हैं और तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा आप उसका टुकड़ा कर ले। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। पांचवा गुण क्या है, इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे मैंने उस सुई का एग्जांपल आपको दिया था। ठीक है, तो चुंबक कौन सी दिशा में ठहरेगा, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका एक क्या है, गुण है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्लियर हुए होंगे। इसके गुण आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आ सकते हैं आपके पेपर में। तो एक बार फिर से देखेंगे क्या क्या थे। सबसे पहले हमने देखा आकर्षण का गुण, कि जो डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षण करने का गुण होता है। फिर प्रतिकर्षण का गुण, इसमें क्या होता है प्रतिकर्षण के गुण में, यानी अगर सेम पोल्स, सेम ध्रुव वाले आप एक तरफ एक साथ लाने की कोशिश करें तो वो प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, ध्रुवों का आकर्षण और प्रतिकर्षण की ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है आकर्षित करने की वो ध्रुवों पर होती है। लेकिन अगर एक दूसरे के असमान है पोल तो आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे के समान है, सेम है, तो प्रतिकर्षण करेंगे। ये हमने जाना। फिर चुंबकीय ध्रुवों का संयोग हमने देखा कि वो पेयर्स में रहते हैं, अकेले नहीं होते। ठीक है, अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता। और पांचवा हमने जाना कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, चुंबक किस दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे चुंबक के उपयोग क्या है, क्योंकि हमने देख लिया चुंबक क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है,
चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, चुंबक का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ये टॉपिक हो जाता है यहाँ, क्योंकि आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुंबक का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, ठीक है। तो पहले अगर बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन की विधि से अपशिष्ट से स्टील और लोहे जैसी उपयोगी चुंबकीय पदार्थों को अलग करना। यानी दोस्तों आपने देखा होगा बहुत बड़ा कूड़े कचरे का ढेर है, उनमें से हमें लौह पदार्थ को अलग करना है। तो अब क्या करेंगे, उससे चुंबक को लेकर के, ठीक है, उस पूरे आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एक क्या बोलते हैं उसको, पूरे के पूरा एक, अगर मान लीजिए अरे क्या बोलते हैं जहाँ बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा होता है, आप मान करके चलिए कि ये स्थान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ लौह पदार्थ भी शामिल है, ठीक है, हमें उसमें से वो निकालने हैं। तो एक बड़ी चुंबक की मदद से क्या करेंगे, इसके ऊपर लेकर के आएंगे तो सारे चुंबक पदार्थ निकल करके उस चुंबक पर चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यानी वही है मैग्नेटिक सेपरेशन की विधि इसको कहते हैं, है ना, जिससे अपशिष्ट से स्टील और लोहे के पदार्थ को या उपयोगी चुंबकीय पदार्थ को अलग किया जा सकता है। तो यहाँ उपयोग हो गया एक तो चुंबक का। दूसरा उपयोग कहाँ होगा, चुंबक कंपास बनाने में। जो मैंने आपको बताया ना चुंबक कंपास, यही है वो चुंबक कंपास जो दिशा सूचक होता है, ठीक है, दिशा बताता है। तो ये जब नॉर्मल स्थिति में रहता है, फ्री अवस्था में रहता है, तो ये कौन कौन सी दिशा में होता है, ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ये सुई अपने आप को रोकती है, ठीक। तो चुंबक कंपास बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करें तीसरा क्या उपयोग है इसका, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है, दरवाजे की घंटी में, पंखे में भी चुंबक होती है, टेलीविज़न में, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में, तो इन जगह आप लोगों ने चुंबक को देखा होगा। तो वही है कि चुंबक इन सब में भी यूज़ की जाती है, ये भी चुंबक के उपयोग है, ठीक है। तो ये आपने 3 कर लिए, ये बहुत रहेंगे, आपका 2 नंबर में भी पूछे तो भी आपको ये काफ़ी होगा इतना लिखना, ठीक है। 6 लाइन्स हो जाती है और आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखेंगे डेकोरेट करके। सबसे पहले तो ऊपर की लाइन में यही लिखेंगे कि चुंबक के उपयोग निम्नलिखित है। चुंबक का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे जब एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो इसके बारे में आपको जानने हैं। वो क्या क्या है कि चुंबक की खोज किसने की थी। चुंबक की खोज सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट ने की थी, ठीक है। चुंबक की खोज किसने की, विलियम गिलबर्ट ने की, ये आपको याद रहेगा। चुंबक की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो विलियम गिलबर्ट ने की। और प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक, मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोनों चीज़ें कि प्राकृतिक चुंबक के नाम से किसको जाना जाता है, मैग्नेटाइट को, ठीक। और चुंबक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, विलियम गिलबर्ट ने की थी। दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि कितना सिलेबस और बाकी रह गया है साइंस का, तो एक क्लास और होगी और आपका साइंस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लगभग एक क्लास आपकी होगी, मैं एक बार और चेक करती हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर हम खूब बड़ी क्लास ले लें तो एक में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में इसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको आगे, ठीक है ना। जो साइंस के आगे मेरे नोट्स है इसमें मैंने क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। तो अगर हम चाहेंगे तो 2 में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को निकालने के लिए मैं आपको समय दूँ तो फिर 2 क्लास लगेगी, नहीं तो अगर पूरी लंबी चौड़ी क्लास ले लूँ तो एक में भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे हम कितना आपको एक दिन में सफिशिएंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेकर के चलेंगे। तो मैक्सिमम आप ये मान करके चलिए कि 2 दिन की क्लास है और आपका साइंस का सिलेबस पूरा फिनिश है, ठीक। अब दोस्तों चुंबकीय पदार्थ आपने सबसे पहले ही जान लिया था कौन से होते हैं चुंबकीय पदार्थ। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए अचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, तो भाई उसका उल्टा ही होगा ना, कि जो पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते उनको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हुआ। और चुंबक की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो विलियम गिलबर्ट ने। प्राकृतिक चुंबक के नाम से किसे जाना जाता है, मैग्नेटाइट को जाना जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग है, ठीक है। तो 3 उपयोग लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कौन कौन से उपयोग होते हैं चुंबक के, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आए इस समय। अब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चुंबक के प्रकार के बारे में।
चुंबक कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से हम चुंबक के दो प्रकार को जानते हैं, एक तो प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम। पहली प्राकृतिक चुंबक और दूसरा प्रकार कौन सा है, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई। ठीक है, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई, प्रकृति से मिली, वो प्राकृतिक चुंबक। और जिसको मानव ने निर्मित किया, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जिसको बनाया गया, वो क्या कहलाएंगी, वो कृत्रिम चुंबक कहलाएगी। ठीक है, जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया, मानव ने जिसको बनाया, उसको हम क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक कहेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया है ना, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, इस तरीके से इसको बांटा गया है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक के नाम से किसे जाना जाता है, ये एक ही होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर भी मैंने आपको देखिए यहाँ बताया तो था अभी, ये रहा प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो मैग्नेटाइट को। ये वही लिखा है यहाँ पर कि प्राकृतिक चुंबक कौन सी है, मैग्नेटाइट है। और कृत्रिम चुंबक में क्या क्या आएगा, लोहा, स्टील, कोबाल्ट या निकल, ये सभी किस में आएंगे, कृत्रिम चुंबक में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, कृत्रिम चुंबक में आएंगे। ये नाम आपको याद रखना है। बाकी आपसे बस इतना पूछेगा, आपको ज़्यादा इसमें डीप जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि चुंबक के दो प्रकार होंगे, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक कौन सी, जो प्रकृति से मिले, कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाई गई। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, गुण हमने जान लिए चुंबक के कौन कौन से होते हैं। और अब हम बात करेंगे दोस्तों, चुंबक की आकृति कैसी कैसी होती है। क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर में देखा, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से पाया, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चुंबक की नहीं होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चुंबक की नहीं होती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, फिर उससे अलग जो आपको ऑप्शन में दिखेगा आप बता देना कि ये आकृति चुंबक की नहीं है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तब। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसी कैसी आकृति, यानी उनकी शेप कैसी कैसी होती है चुंबक की। तो बेलनाकार होती है, ये यहाँ आप देख पाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो पहला क्या देखा आपने, बेलनाकार चुंबक। ठीक है, बेलन के आकार की, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी चुंबक है बेलनाकार। फिर दूसरा प्रकार, इसका दूसरी आकृति कैसी होगी, छड़ के जैसी, ये आप देख रहे हैं, छड़ यानी रोड के जैसी एक आकृति, ये भी होती है। ठीक है, ये एक आकृति होती है चुंबक की। तीसरा है अश्वनाल या यू आकार चुंबक। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये यू आकार, या इसको कहते हैं अश्वनाल। ठीक है, अश्वनाल चुंबक। तो एक ये आकृति हो गई। और चौथी क्या है, रोबसेंस। ठीक है, रोबसेंस चुंबक, ये आपको मिलेगी रोबसेंस चुंबक। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो सिलेबस की बुक है उसमें तो यही प्रकार बताए गए थे। बाकी एक रिंग मैग्नेट भी होती है। ठीक है, इस तरह से वृत्ताकार। ठीक है, बिल्कुल एक सर्कुलर मैग्नेट भी होती है। तो ये डिफरेंट शेप्स होती है, साइज होते हैं मैग्नेट के, आपने देखा। तो मुख्य रूप से आप इनको याद कर लेना, बस बेलनाकार होती है, छड़ के आकार, अश्वनाल, इसको हम यू शेप भी कह देते हैं, और रोबसेंस। ठीक है, ये चार प्रकार होते हैं, या प्रकार नहीं, ये चार आकृति होती है चुंबक की। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई। चुंबकीय आकृति कौन कौन से प्रकार की, बेलनाकार, छड़ के आकार की, अश्वनाल जिसको यू आकार चुंबक कहते हैं, और रोबसेंस चुंबक। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो शुरू होता है इसी से संबंधित है, पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार, यानी अर्थ्स बिहेवियर एज ए मैग्नेट। क्या पृथ्वी चुंबक के जैसा व्यवहार करती है, यही इसमें हमें पता लगाना है कि क्या पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी या नहीं करेगी। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार, आप पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार बताइए। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न आपसे बन जाता है। तो चलिए देखेंगे, पृथ्वी एक विशाल चुंबक के समान क्या करती है, व्यवहार करती है, तथा विशाल चुंबकीय बल लगाती है। ठीक है, पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है, एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और चुंबकीय बल भी लगाती है। कारण क्या है कि भाई पृथ्वी चुंबकीय बल लगाती है, ये चुंबक के समान व्यवहार करती है, इसका कारण क्या है इसके पीछे, तो कारण देखेंगे। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि पृथ्वी के केंद्र पर बहुत गर्म और ठोस लोहे से बना
भारी क्रोड़ होता है, क्योंकि आपने देखा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें एक परत होती है जिसको हम क्रोड़ के नाम से जानते हैं। उस परत में क्या होता है, बहुत ही गर्म और ठोस लोहे से बना होता है, ठीक है, बहुत ही गर्म और ठोस लोहे से बनी वो परत होती है भूमि के केंद्र में बिल्कुल। तो उसकी वजह से पृथ्वी कैसे रिएक्ट करती है, जैसे कि वो एक चुंबक हो, ठीक है, एक विशाल चुंबक के समान वो व्यवहार करती है और गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है, अपनी ओर सभी वस्तुओं को ऐसे खींच करके रखती है। तो वो उसका अपना एक चुंबक गुण हो गया, ठीक है। तो ये पृथ्वी का क्या है, चुंबकीय केंद्र है। तो आपने देखा पृथ्वी क्यों चुंबकीय व्यवहार करती है, क्योंकि उसके केंद्र में गर्म लोहे से बना एक भारी क्रोड़ होता है जिसकी वजह से वो चुंबकीय बल लगाती है। तो ये पृथ्वी के बारे में आपने जान लिया इतना कि पृथ्वी क्यों चुंबकीय व्यवहार करती है। इससे ज़्यादा इसमें यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आगे हम बात करेंगे चुंबकत्व के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, या चुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर कार्य करने वाले कौन कौन से यंत्र होते हैं, ठीक है। जो चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो यंत्र के नाम आपसे कई बार पूछ लेता है। तो अगर नाम पूछे तो आप बता दीजिएगा, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, दिशा सूचक यंत्र होगा, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र के बारे में भी हमने जाना था ना, तो वो भी चुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये भी इस पर कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि जो विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति होती है, युक्ति मतलब मशीन होती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है, और इसमें एक चुंबक भी लगी होती है। आगे अगर इमेज होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसी तरीके से जो विद्युत जनरेटर होता है, जनित्र होता है, ये क्या करेगा, ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा, ठीक है। देखिए उल्टा है, विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और जो जनरेटर है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ये दोनों के बीच में यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में एक बेसिक सा अंतर है। बाकी ये सिद्धांत क्या है, कैसे इस सिद्धांत पर ये विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर कार्य करते हैं, वो सिद्धांत अब हम आगे जानेंगे। बाकी अभी आपको इतना जानना था कि विद्युत मोटर का काम क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये ऐसी युक्ति है, ठीक है। विद्युत जनरेटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिससे हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब आया समझ में दोनों चीज़ें, विद्युत मोटर भी और विद्युत जनरेटर भी, ठीक है। ये फिजिक्स का जो ये चैप्टर है ये आज ही का आपका काम बचा है थोड़ा सा, ठीक। इसके बाद फिर आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, जैसे रक्त संरचना, ये उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। उसमें तो आपका सच में ही बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा नई नई चीज़ें हैं आपके लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में लेनी है। ज़्यादा डीप जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ कि कहाँ से कैसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम एडिशनल चीज़ें जान रहे हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन फिर भी हम जानते हुए चल रहे हैं कि बाई चांस अगर पूछा जाए तो ऐसा ना रहे कि भाई कोई क्वेश्चन छूट जाए, ठीक। तो चुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर कार्य करने वाले यंत्रों के नाम पूछे थे, हमने बता दिया यंत्र के नाम कौन कौन से हैं। विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र या जनरेटर है, और इसमें आप ये भी ऐड कर लीजिएगा जो दिशा सूचक यंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दिशा सूचक यंत्र भी आप इसमें लिख लीजिएगा। तो ये यंत्र हो गए जो चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब दोस्तों ये सिद्धांत क्या है जिस पर ये कार्य करेंगे, ठीक है। ये मोटर आपको दिखाया गया है यहाँ, इलेक्ट्रिक मोटर, ये कैसे इस पर कार्य करेगा ये आपको यहाँ देखना है। तो क्या सिद्धांत है इसका, तो इसका सिद्धांत या प्रिंसिपल कैसा है, कैसे ये काम करेगा वो देखते हैं। दोस्तों जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, आयताकार कुंडली कौन सी है हम इस इमेज में जानने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको सर के ऊपर से चला जाएगा। ये एक क्या है, आयताकार कुंडली है, ठीक है। आयताकार कुंडली है, इसको कुंडली कहा जाता है। आयत के आकार की है और क्या है, कुंडली है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा। अब आप कहेंगे यार चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है भाई, अरे जहाँ नॉर्थ और साउथ पोल लिखा दिख जाए आपको समझ लेना है वहाँ चुंबक है। ये चुंबक के पोल्स दर्शाए गए हैं कि इधर चुंबक का नॉर्थ पोल है और इधर चुंबक का साउथ पोल है, ठीक है। तो वही तो इसमें कहा है कि जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, रखी तो है चुंबकीय क्षेत्र में, तथा इनमें धारा प्रवाहित की जाए, और फिर इसमें क्या करनी है, धारा का प्रवाह करना है, ठीक है। यहाँ से
ये यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह करना है। फिर क्या होगा, तब दो बराबर तथा विपरीत बल कुंडली पर लगते हैं। दो बराबर बल लगेंगे, जो साउथ पोल वाला है ये अपना बल लगाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल वाला अपना बल लगाएगा, क्योंकि इधर से अगर मान लीजिए धकेलने का काम करेगा इसको नीचे की तरफ, ये अपने और खींचने का काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर दो विपरीत बल लगते हैं कुंडली पर, जो लगातार क्या करते हैं, इसको घूमते रहने में मदद करते हैं। तो इसी तरीके से आपका मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो इसी पर कार्य करता है, उसमें इसी तरीके से चुंबक लगाई जाती है, और फिर जैसे ही उसमें चार्ज फ्लो होगा तो ये चुंबक अपना कार्य करना शुरू करवा देगी। ये क्या करेगी, इस कुंडली को अपनी ओर आकर्षित करेगी, इधर वाली अपनी ओर आकर्षित करेगी, ठीक है। तो ऐसे बल लगता जाएगा और ये ऐसे ऐसे गोल गोल करके घूमती जाएगी, ये जिस वजह से आपकी जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल, ये है इसका सिद्धांत। बिल्कुल समझ में आया आपको, ठीक है। इसका सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाए, इसमें धारा का प्रवाह किया जाए, तब क्या होगा, जो चुंबक है वो उस कुंडली पर विपरीत बल लगाएगी, जिससे लगातार ये जो कुंडली है घूमती जाएगी, और जिससे आप कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। ये इसका सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब चुंबक का निर्माण क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए, चुंबक का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दोस्तों दो विधि होती है। विधियों के अंदर से आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी विधि से बना सकते हैं, ठीक है, एकल स्पर्शी विधि क्या है, कैसे बनाएंगे इसमें चुंबक को, ऐसा नहीं पूछा जाता। नाम आप ध्यान रखिए, ये भी मैं आपको थोड़ा सा लेवल ज़्यादा लेकर के चल रही हूँ ज़रूरत से, ठीक। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे, चुंबक का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, स्टील अथवा लोहे के टुकड़ों को एक शक्तिशाली चुंबक से व्यवस्थित तरीके से रगड़ने से स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। कि अगर हम स्टील या लोहे के टुकड़े को ले, ठीक है, और उसे चुंबक के साथ लगातार रगड़ते चले जाए, उसको रगड़ते चले जाए, तो जो वो लोहे का टुकड़ा होगा ना, उसमें भी चुंबक का गुण आ जाएगा, वो भी चुंबक की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो यही इसमें समझाया गया है कि इस तरीके से हम चुंबक का निर्माण कर सकते हैं कि स्टील या लोहे के टुकड़े को एक चुंबक के साथ व्यवस्थित तरीके से लगातार रगड़ने पर वो उसमें स्थायी चुंबक का गुण आ जाएगा, या उसको स्थायी चुंबक के रूप में बनाया जा सकता है। और अगर विधियां पूछे आपसे चुंबक बनाने की विधि कौन कौन सी होती है, तो इसकी दो विधियां होती है। पहली है एकल स्पर्शी विधि, दूसरी है द्विस्पर्शी विधि। ये इनके नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे बाय चांस MCQ में पूछ ले कि चुंबक बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, ऑप्शन ए एकल स्पर्शी विधि, ऑप्शन बी द्विस्पर्शी विधि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन नंबर सी दोनों। एकल स्पर्शी विधि भी और द्विस्पर्शी विधि दोनों होती है, ठीक। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया चुंबक का निर्माण कैसे करते हैं। अगर हम स्टील या लोहे के टुकड़े को चुंबक के साथ व्यवस्थित रूप से लगातार रगड़ते चले जाएं, तो वो स्थायी चुंबक बन सकता है। और चुंबक बनाने की विधि दो होती है, कौन कौन सी, एकल स्पर्शी विधि, द्विस्पर्शी विधि, ठीक है। दोस्तों, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपको ये टॉपिक आता चला जाएगा। आप ये मत समझ के चलना कि एक बार में आपको ये ऐसा फुल टू आपके दिमाग में भर जाने वाली है चीज़ें। आप इसका जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं, फिर तो आपको और ज़्यादा इसकी 2 से 3 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अपने नोट्स बना करके उनको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी चीज़ें, इसमें भूलने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, इसी चैप्टर से क्वेश्चंस रखे गए हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा इसके साथ साथ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक आप में से कई सारों को तो यही डाउट होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, भाई हम उनके आंसर कैसे कर पाएंगे, कहीं ज़्यादा टफ तो नहीं बनेंगे, ठीक है, ये चीज़ें समझ नहीं आई। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आपको देखिए इन प्रश्नों को देख करके आपके डाउट सोल्व हो जाने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है, अचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है। तो मैंने सबसे शुरुआत में आपको चुंबकीय पदार्थ लिखवाए थे या बताए थे, ठीक है, कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे थे जिनमें ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चुंबकीय गुण पाया जाता था, कुछ ऐसे थे जिनमें कम पाया जाता था। तो अचुंबकीय पदार्थ इनमें से आपको छांटना है, निकल, सोना, कोबाल्ट और लोहे में से। मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ऊपर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है, ठीक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से प्राकृतिक चुंबक कौन सी है? तो प्राकृतिक चुंबक कौन सी थी भाई, जो प्रकृति से हमें मिली है, ठीक है। तो कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है या मैग्नेटाइट है। इन चारों में से आपको चुनना है प्राकृतिक चुंबक कौन सी है। और दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं कि प्राकृतिक चुंबक के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ही है, ठीक है। ये एक ही नाम आपको ध्यान रखना है, वही प्राकृतिक चुंबक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, आपके पेपर में शायद ये पूछा भी गया है, ठीक है, शायद की अगर मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं भी पूछा गया तो बिल्कुल आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो चारों ऑप्शन में से जो भी सही हो आप ऐसे करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा। इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताना है इनके सही जवाब। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से हम किस आकार का चुंबक नहीं पाते हैं? आ गए ना आकार वाले चुंबक पर क्वेश्चन। मैंने बताए थे चुंबक के आकार, है ना, 4 प्रकार बताए थे मैंने, आकार बताए थे कि इस आकार की होती है चुंबक। तो इन चारों में सब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक चुंबक का आकार नहीं है। ऑप्शन ए दंडाकार, ऑप्शन बी घोड़े की नाल, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी वर्काकार। वृत्ताकार नहीं है, इसको वृत्ताकार समझने की भूल मत करना, ये वर्काकार है, ठीक है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा क्या है, चुंबक का आकार नहीं है, ठीक है। कौन सी शेप नहीं, इनमें से किस शेप की चुंबक नहीं होती है, ये आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, कंपास बॉक्स नहीं बना होता। जो कंपास का बॉक्स होता है, ठीक है, वो इनमें से किसका नहीं बना होता? कंपास क्या था? अरे वो था ना दिशा सूचक यंत्र, उसको ही तो कंपास कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। तो उनमें से जो उसका बॉक्स होता है बाहर वाला, ये किसका नहीं बना होता? ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, किसका नहीं बना होगा वो कंपास। आगे बात करेंगे। पांचवा आपके सामने पांचवा प्रश्न है दोस्तों। इसमें चौथे वाले प्रश्न में ना आपको इस तरीके से चुनना है कि उसका बॉक्स इनमें से किसका नहीं बना है, यानी जिसका उस पर फोर्स ना लगे, ठीक है। किसका नहीं बना है ये आपको यहाँ चुनना है। तो उसमें आपको देखना ये होगा कि जिससे आपका जो चुंबक की बनी हुई वो सुई होती है ना, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा आपको इनमें से मेटल चुनना है। आगे पांचवा प्रश्न है, उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ठीक है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे, या चुंबकीय अक्ष कहेंगे, या चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा इसके बताने की, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करूंगी। ऑलराइट, 15 मिनट बाद क्लास जाने के इसका आंसर मैं पिन करूंगी, क्योंकि हो सकता है इस वाले प्रश्न में आप गलती करें, क्योंकि हमने डायरेक्टली एज इट इज़ नहीं पढ़ा है ना। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, उदासीन बिंदु, चुंबकीय अक्ष, या चुंबकीय याम्योत्तर। इसके बाद छठा प्रश्न है आपके सामने, और छठा प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ स्टार पूरे अच्छे तरीके से यहाँ मेंशन किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया है कि चुंबक का आकर्षण बल सर्वाधिक होता है कहाँ? चुंबक के मध्य बिंदु पर, या चुंबक के ध्रुवों पर, या चुंबक के एक सिरे पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाई कहीं भी नहीं होता। चुंबक पर आकर्षण बल सर्वाधिक कहीं भी नहीं होता, या ध्रुवों पर होगा, या फिर चुंबक के किसी एक सिरे पर होगा, या फिर चुंबक के मध्य बिंदु पर होगा। मुझे पता चल जाएगा इन क्वेश्चन से कि आपने कितना समझा है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप इसको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें इस चैप्टर को, ठीक है, इस यूनिट को, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमने फिर भी बहुत अच्छे से इसको ज़्यादा समझने की कोशिश की है, ठीक। तो ये आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। तो यहाँ मैंने आकृति वाला जो आपको टॉपिक समझाया था, यहीं से वो प्रश्न बना है, देख लीजिए, ठीक, बिल्कुल। और ये चुंबक के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक एक ही होती है, कौन सी? मैग्नेटाइट। मिल गया होगा आपको आंसर। आप ये कहेंगे मैम चीटिंग करा रही है, नहीं चीटिंग नहीं करा रही हूँ, एक बार रिवीजन कर रही है कि क्या क्या हमने देखा मोटा मोटा, ठीक है। अचुंबकीय पदार्थ कौन से? जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं।
चुंबक की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? विलियम गिलबर्ट ने करी थी। और प्राकृतिक चुंबक, ये फिर से वही क्वेश्चन, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। खोज किसने करी थी? विलियम गिलबर्ट ने करी थी। इसके बाद हमने देखा था चुंबक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन करने की विधि में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कंपास बनाने में, चुंबक कंपास बनाने में, यानी दिशा सूचक जो यंत्र होता है उसको बनाने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में, दरवाजे में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में, पंखे में, टेलीविज़न में, इन सभी में हम प्रयोग करते हैं। और चुंबक की जो चुंबक का जो दैशिक गुण होता है या दिशा का गुण होता है वो क्या होता है कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चुंबक का ध्रुवीय संयोग अगर हम जाने तो मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर्स, कि ये हमेशा पेयर्स में रहती है ना। ये कोई एक ऐसा नहीं होता कि भाई साउथ पोल ना हो किसी चुंबक में, सिर्फ नॉर्थ पोल हो, ऐसा नहीं हो सकता। अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। चाहे आप चुंबक को कितना भी तोड़कर कितना भी छोटा कर ले, लेकिन उसमें फिर भी नॉर्थ और साउथ पोल फिर भी रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एक क्या था, प्रॉपर्टी थी, इसका एक गुण था। इसी के अलावा और क्या क्या हमने इसके गुणों में देखा था कि ध्रुवों का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिला है, नीचे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनमें यहाँ से भी आपको एक प्रश्न मिला है ना, तो वो देख लीजिए, यहीं से सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक। तो चुंबक के गुण आप बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि 2 बार तो आपका पूछ लिया गया है और तीसरा वो MCQ में भी बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का बल होता है चुंबक में वो कहाँ होता है ना। तो बिल्कुल ये आपको अपने आप बताना है। फिर उससे पहले हमने जाना था चुंबक क्या होती है। चुंबक क्या होती है? ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं या खींचते हैं, उसको ही हम चुंबक कहते हैं। और चुंबकीय पदार्थ कौन से थे? जो पदार्थ चुंबक को वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था जिसमें हमने जाना, आज की यूनिट यहीं पर कंप्लीट हो गई हमारी 5th यूनिट, जिसमें हमने क्या जाना, चुंबक के गुण और उसके उपयोग कहाँ कहाँ है और प्रकृति का चुंबकीय व्यवहार कैसा है। ये हमारे मुख्य टॉपिक्स थे इस यूनिट के, जिनको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। और गाइज इसके आगे जो हमारा टॉपिक बचते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं कि इसके आगे क्या क्या हमारा बच जाता है। आपके सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो हम पहुंच चुके हैं आपकी 5th यूनिट पर, और इसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं 3 यूनिट आपकी रह जाती है। 3 यूनिट कौन कौन सी? रक्त की संरचना, ठीक है, दूसरा है एड्स एवं हेपेटाइटिस, ये इसके बारे में, और जो लास्ट यूनिट है वो होगी सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। तो हम ऐसा करेंगे, जो आपकी रक्त वाली यूनिट है ना, ब्लड वाली, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये वाली यूनिट थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसमें हमें ब्लड सेल्स के बारे में जानना है, प्लाज्मा के बारे में जानना है, ठीक है, और रक्त संबंधी कौन कौन सी अक्षमताएं हो सकती है, ठीक है, रक्त की कमी से कौन सा रोग होगा, अधिकता से कौन सा रोग होगा, ये सारी चीज़ हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। तो हम एक काम करेंगे, इसको एक क्लास में ही कवर करेंगे, रक्त की संरचना वाले चैप्टर को, क्योंकि ये अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। तो जल्दी के चक्कर में हम छोड़ेंगे नहीं इसका कोई भी टॉपिक, ठीक। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस एक चैप्टर को, पूरी यूनिट को एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे, और बाकी जो 2 यूनिट होगी वो बहुत छोटी है, जिसमें एड्स और हेपेटाइटिस के बारे में जानना है हमें, और दूसरे में हमें क्या करना है, सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये हमारा बस बच जाता है आपका सिलेबस विज्ञान का। इसके बाद आपका विज्ञान भी ख़त्म, फिर हम मैथ्स की और इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, एंड देन सामाजिक अध्ययन के ख़त्म होते ही हम अपना जो एक सब्जेक्ट बाकी है, कौन सा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, वो हम शुरू कर देंगे, और बहुत आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ये नहीं होगी। अभी हमें 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है क्लास को चलाए हुए, ठीक है। आप ये मान करके चलिए 30 से हमने क्लास चलाई थी, 30, 31 और 1, 2, 3, 4, आपके 6 दिन आज शाम को हो जाएंगे, आपके 6 दिन क्लास को चलते हुए, और लगभग ये मान करके चलिए आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो चुका है।
और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल आप ये कहिए कि कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, यानी कभी भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जिस दिन भी हम थोड़ा सा ज़्यादा खींच के चलेंगे उसी दिन पूरे हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी किसी भी टॉपिक में। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करूँ। ठीक है, बिल्कुल जो भी आपका प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी, नहीं शाम को मुलाकात होगी, अभी कल कहाँ, अभी तो आपकी एक क्लास और बाकी है सामाजिक अध्ययन की। तो सामाजिक अध्ययन वाली क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आप सभी अपने नोट्स बनाइए साथ के साथ। और बाकी अगर कल की बात करें तो कल को क्या होगा, आपको कल को अपने नोट्स बनाने हैं, जो भी आपके बाकी रह गए हैं उसको पूरा करना है। और बाकी मैं एक और काम करूँगी कल। ठीक है, कल पूरी तरीके से आपको फ्री नहीं छोड़ूंगी, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपके टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ करवाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ आप क्विज़ भी लगाना उसको साथ में, जो चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं उन्हीं से आपके क्विज़ होंगे। सो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे शाम को, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।